हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके टॉपिक 3 और टॉपिक 4 से होंगे। ठीक है, दोनों ही टॉपिक जो है मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए क्योंकि टॉपिक 3 जो है वो काफ़ी छोटा सा है, उसमें सिर्फ आपको कुछ पॉइंट जो है वो याद करने हैं। ठीक है, बस अपने दिमाग में रखने हैं तो आपका जो है आराम से वो हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक 3 और टॉपिक 4 जो है आपका वो इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जितने भी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए बनाकर लाया हूँ। ठीक है, और फिजिक्स का जो लेक्चर है वो 4 बजे के आसपास आ जाएगा। ओके, तो वो लेक्चर भी आप जरूर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि आप सभी के पास भी टाइम कम है। तो बस आप वीडियो को एंड तक देख लीजिए और नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं बनाने हैं। ठीक है, ये इससे आपका जो है रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक 3 जो था हमारा वो ये था सिलेबस के अकॉर्डिंग कि क्वालिटीज ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स, कि एक प्रोफेशनल जो नर्स होता है या होती है तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज या क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक ऐसी जनरल क्वेश्चन बना दिया कि व्हाट आर द मेन क्वालिटीज ऑफ अ नर्स शुड हैव, क्योंकि आपसे पता है क्या पूछा जाएगा, आपसे या तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वालिटी के ऊपर कि आप बताइए कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो एक नर्स के पास होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो जो क्वालिटीज होनी चाहिए एक नर्स में मैंने वो यहाँ पर लिख दी है। आप एक बार जब आप इसको समझ लेंगे तो आपके दिमाग में रहेंगी। ठीक है, तो जैसे पहला है लव। ठीक है, यानी कि प्रेम की भावना जो होती है वो एक नर्स में होनी चाहिए। मर्सी यानी कि मतलब मर्सी का मतलब ये होता है किसी के लिए दया दिखाना। ठीक है, तो दयावान होना चाहिए। एक जो नर्स होता है उसको क्या होना चाहिए, दयावान होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि अगर कोई बहुत ज्यादा तड़प रहा है तो उसे तड़पने दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो उसकी हमेशा जो है हेल्प करनी है। फिर है काइंडनेस, यानी कि आपको सबके साथ जो है काइंड रहना है, यानी कि शांति बना के रखना है, मतलब अच्छा व्यवहार रखना है। फिर जेंटलनेस, वही सेम चीज हो गई। फिर पेशेंस, यानी कि आपको धैर्य बना के रखना है। विलिंगनेस, यानी कि जो है आपको मतलब अपनी इच्छा से सारे काम करने हैं। ऐसा नहीं करना कि आप जब जॉब कर रहे हो या नर्सिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप मतलब ऐसे कर रहे हो कि आपके लिए वो जबरदस्ती आपको कराया जा रहा है। आपको अपने मन से जो है पूरा काम करना है। ठीक है, क्योंकि जो मन से काम किया जाएगा वो अच्छा होगा। फिर सेल्फ सेक्रीफाइस, यानी कि आपको अपने लिए ज्यादा नहीं सोचना है, आपको अपने आराम छोड़कर जो है दूसरों की हेल्प करनी है। फिर है रिलायबिलिटी, यानी कि आपको ऐसा बनना है कि दूसरे लोग जो हैं वो आप पर विश्वास कर सके। फिर है रिसोर्सफुलनेस, यानी कि इसका अगर शॉर्ट में मतलब बताऊं तो होता है जिसे जुगाड़ आता हो। ठीक है, यानी कि जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं आप उनको कितने अच्छे से यूज कर पाते हो, अपने जो भी आपको यूजफुल आउटकम लेके आना है। ठीक है, तो आप रिसोर्सफुल कहलाओगे। फिर है करेज, यानी कि आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी, यानी कि आपको सबके साथ जो है ईमानदार रहना चाहिए। फिर है ऑब्जर्वेंट। ठीक है, ऑब्जर्वेंट का मतलब ये है कि आपकी ऑब्जर्विंग पावर जो है वो काफी अच्छी होनी चाहिए। यानी कि आपके सामने अगर कोई भी पेशेंट है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है या किस तरीके से उसका रिस्पॉन्स ट्रीटमेंट की तरफ आ रहा है वो सब आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, इसलिए आपको ऑब्जर्वेंट रहना पड़ेगा। फिर है विलिंगनेस टू लर्न, यानी कि हमेशा कुछ नया सीखने की आपकी आदत होनी चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए। फिर कोऑपरेटिव, यानी कि दूसरों के साथ जो है आप कोऑपरेट करें, यानी कि उनको भी समझें और ताकि वो जो है आपको रिटर्न में आपकी हेल्प करें या फिर आपको भी वो लोग समझें। ठीक है, फिर क्लीनिनेस, यानी कि मतलब आपको अपना हाइजीन वगैरह सब कुछ मेंटेन करके रखना पड़ेगा, आपको साफ रहना पड़ेगा। फिर स्पिरिचुअलिटी, यानी कि आपको थोड़ा बहुत जो विश्वास है वो अपना अध्यात्म में भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वालिटीज थी जो एक नर्स में होनी चाहिए। तो मैंने सारी यहाँ पर डिस्कस कर ली, एक शॉर्ट आपको ब्रीफ दे दिया ताकि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन में पूछी जाए कि भाई इसमें से कौन सी क्वालिटी है कौन सी नहीं है, तो आप इनमें से जो भी है आप एक अंदाजा लगा लोगे कि कौन सी है या कौन सी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा वो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफी क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जो टॉपिक था वो है वेरियस डिपार्टमेंट इन अ हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल में जो जो डिपार्टमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरीके के आएंगे ये मैंने अभी खुद बनाए हैं, तो आप इनको एक बार देख लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने इसकी वीडियो लेक्चर नहीं भी देखा है तो अभी तो टाइम है भी नहीं देखने का, तो आप बस इसी को देख लो, आपका जो लेक्चर है वो भी यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा, जिसने पढ़ लिया और नहीं भी पढ़ा तो आपका यहाँ से भी हो जाएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, अ बॉय हिट इन अ कार एक्सीडेंट एंड इज इंजर्ड सीरियसली। तो एक कोई लड़का है, वो कार एक्सीडेंट में वो क्या हुआ, वो भिड़ गया या कहीं पर भी ठुक गया है वो। ठीक है, और उसको बहुत ज्यादा चोट लगी है। ही इज टेकन टू द हॉस्पिटल, तो वो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। अकॉर्डिंग टू यू ही मस्ट बी टेकन टू विच डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल फॉर इमीडिएट ट्रीटमेंट। ठीक है, तो आपके हिसाब से उस लड़के को
कौन से डिपार्टमेंट में लेके जाना चाहिए हॉस्पिटल के जहां पर उसका तुरंत इलाज हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप उसको लेके जाओगे कैजुअलिटी या फिर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, क्योंकि उसको चोट लगी है, हो सकता है उसको ब्लीडिंग हो रही हो, उसका खून बह रहा हो, ठीक है, या उसको इमीडिएट जो है ट्रीटमेंट की अगर जरूरत है किसी भी पेशेंट को, तो आप किस में लेके जाओगे, कैजुअलिटी या फिर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, अ पेशेंट इज टू बी टेकन फॉर अ जनरल सर्जरी, ठीक है। एक पेशेंट को जो है किसी जनरल सर्जरी के ले जाया जा रहा है। इन ऑर्डर टू अवॉइड द फीलिंग ऑफ पेन द पेशेंट नीड्स टू बी एडमिनिस्टर्ड सम मेडिकेशंस, ठीक है। तो अगर आप कोई सर्जरी के लिए लेकर जा रहे हो तो ताकि उस बंदे को पेन ना हो, क्योंकि भाई सर्जरी होगी, आपकी जो स्किन है उसमें कट लगेगा तो आपको पेन तो हो गई, तो वो पेन ना हो, उस पेशेंट को वो पेन ना पता चले, उसके लिए क्या करेंगे, हम पेशेंट को जो है कुछ मेडिकेशन देंगे, यानी कि मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे प्री एंड पोस्ट सर्जरी प्रोसीजर, यानी कि सर्जरी से पहले भी और सर्जरी के बाद भी, ठीक है। तो whom do you think is responsible for this? तो आपके हिसाब से कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब इस मेडिकेशन को देने के लिए, ताकि उसको जो पेशेंट है उसको पेन ना हो सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद में जो भी मेडिकेशन देनी है वो कौन देगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एनेस्थेटिक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि एनेस्थीसिया दिया जाता है किसी भी सर्जरी से पहले, और फिर सर्जरी जब ओवर हो जाती है और जब उस एनेस्थीसिया का आपका जो असर है वो कम हो जाएगा, उसके बाद दोबारा एनेस्थीसिया जो है एडमिनिस्टर करना पड़ेगा या देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, एनेस्थेटिक्स डिपार्टमेंट। थर्ड क्वेश्चन है, अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक, तो किसी एक पेशेंट है कोई, उसको स्ट्रोक आया है, स्ट्रोक जैसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, यानी कि जैसे चेस्ट में उसको पेन हुआ अचानक से, ठीक है, तो वो इस तरीके की शिकायत जो है वो कर रहा है। विच डिपार्टमेंट है ना हॉस्पिटल इज ही सपोज टू गो फॉर इमीडिएट चेकअप, तो उस व्यक्ति को जो है आप या वो जो है मतलब उसके जो फैमिली मेंबर्स है उस पेशेंट को किस डिपार्टमेंट में जल्दी से लेकर जाएंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, क्योंकि अगर स्ट्रोक आया है इसका मतलब हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए आप ट्रीटमेंट के लिए कहां पर जाएंगे, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में, ठीक है, जिसे हृदय रोग विभाग भी बोल सकते हैं हिंदी में। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, physician asked the patient to get his ECG done. Which department is he supposed to visit for the purpose? एक जनरल फिजिशियन है, उन्होंने बोला कि भाई मुझे लग रहा है आपका जो बीपी वगैरह बढ़ा है, हो सकता है हार्ट में कोई दिक्कत हो, तो आप अपना ईसीजी करा के ले आए, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, ये आप अपना करा के ले आई। तो वो जो व्यक्ति है या पेशेंट है वो कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा, वो कहाँ जाएगा, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में, क्योंकि जो ईसीजी की फैसिलिटी आपको कहाँ मिलेगी, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में, ठीक है, क्योंकि ये भी हार्ट से रिलेटेड एक प्रोसीजर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट इज एडमिटेड इन अ जनरल वार्ड आफ्टर फीलिंग सम चेस्ट पेन, तो एक कोई व्यक्ति था, उसे उसकी छाती में जो है थोड़ा सा दर्द हुआ, उसको जो है जनरल वार्ड में हमने एडमिट कर लिया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द पेशेंट स्टार्टेड फीलिंग सीरियस ब्रेथलेसनेस, तो कुछ देर बाद क्या हुआ, जब हमने उनको एडमिट कर लिया पेशेंट को, तो उसके बाद उन्हें सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होने लग गई, ठीक है, ठीक है, तो उनको जो है सांस लेने में गंभीर जो है मतलब गंभीर दिक्कत होने लगी सांस लेने में, ठीक है, सीरियस ब्रेथलेसनेस। तो विच डिपार्टमेंट वुड यू सजेस्ट टू शिफ्ट हिम इन इमीडिएटली फॉर एडवांस केयर, तो अगर उनके एडवांस केयर चाहिए, यानी कि आपको लगता है कि भाई उनको ऑक्सीजन का सपोर्ट चाहिए, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल गिर रहा है, या फिर आप बोल सकते हो उन्हें अगर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है, वेंटिलेटर का मतलब होता है आप आर्टिफिशियली किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हो, तो इस तरीके की जो फैसिलिटी है अगर उस पेशेंट को उसकी नीड है तो आप कहां पर उसको लेके जाओगे, तो आप लेके जाओगे क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट में, यानी कि उसको हम आईसीयू या सीसीयू भी बोलते हैं, आईसीयू यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट और सीसीयू यानी कि क्रिटिकल केयर यूनिट, ठीक है। क्रिटिकल केयर यूनिट में उन लोगों को ले जाया जाता है जिनके साथ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों ही आपके यूनिट्स आते हैं किसमें आते हैं, क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट में, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन अचानक से आ जाता है तो आप इस डिपार्टमेंट में लेके जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन, अ पेशेंट इफ सफर्स फ्रॉम एनी डिजीज रिलेटेड टू ईयर, नोज और थ्रोट इज सपोज टू गो फॉर अ चेकअप इन विच ऑफ द डिपार्टमेंट, अगर किसी पेशेंट को किसी व्यक्ति को जो है नाक, कान और गले से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, कोई भी दिक्कत है, तो वो किस डिपार्टमेंट में जो है अपना चेकअप करवाने के लिए जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ईएनटी डिपार्टमेंट। ईएनटी का मतलब होता है ईयर, नोज, थ्रोट, ठीक है, तो ईएनटी डिपार्टमेंट में उस व्यक्ति को ले जाया जाएगा उसके चेकअप के लिए, क्योंकि वहां पर जो होगा कौन होगा, ईएनटी स्पेशलिस्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एल्डर पर्सन ऑफ एज 61 ईयर्स इज सफरिंग फ्रॉम माइल्ड जॉइंट पेन इन हिज नी एंड इज नॉट टेकिंग द प्रॉपर डाइट,
एक मतलब क्या है, उम्रदार व्यक्ति हैं जिनकी उम्र जो है 61 साल के बराबर है, 61 ईयर्स है, उनको घुटनों में थोड़ा दर्द है और साथ ही साथ जो है वो खाना पीना जो है ढंग से नहीं खा रहे हैं, ठीक है, अपनी डाइट जो है प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं। विच डिपार्टमेंट वुड यू सजेस्ट टू टेक हिम इन फॉर हिज ट्रीटमेंट? तो आप उनको जो है किस डिपार्टमेंट में लेके जाएंगे उनके इलाज के लिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गेरियाट्रिक्स डिपार्टमेंट। क्योंकि मैंने बताया था जो भी मतलब ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, जो 60-65 साल मतलब 60 साल से ऊपर के जो भी लोग होंगे, उन्हें आप जो है उनकी जो भी रोज की समस्याएं होती है जो कि आपको लगता है कि एजिंग की वजह से आ रही है, यानी कि उनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ जो भी दिक्कतें उनके साथ आ रही हैं, तो ऐसी कोई भी दिक्कत होती है तो आप उनको कहाँ लेके जाओगे, गेरियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर लिखा था कि जॉइंट पेन है उन्हें नी में, तो आप सोचोगे कि भाई ये तो बोन की प्रॉब्लम है, नहीं, लेकिन पहले आप ये भी सोचो कि भाई घुटनों की, जोड़ों की जो दिक्कतें होती हैं ये उम्र के साथ भी आती हैं, तो जरूरी नहीं है कि उनको घुटने में चोट लगी हो तो आप जो है ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में ले जाओ, ऐसा नहीं होगा। पहले आपको एज चेक करनी है, अगर वो बुजुर्ग आदमी है और आपको लगता है कि जो दिक्कत है उनकी उम्र की वजह से आ सकती है तो आप उनको गेरियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में लेकर जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन लॉस्ट हिज एपेटाइट एंड हैज अ फीलिंग ऑफ फुलनेस। तो एक कोई व्यक्ति है उसको भूख नहीं लग रही है, ठीक है, एपेटाइट का मतलब होता है भूख, ना भूख, ठीक है, लॉस्ट हिज एपेटाइट यानी कि उसने भूख खो दी है, उसे भूख नहीं लग रही है। एंड एज अ फीलिंग ऑफ फुलनेस, फुलनेस की फीलिंग का मतलब ये होता है कि उसको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा पेट भरा हुआ है, पेट भरा हुआ भी है और उसको भूख भी नहीं लग रही है, ऐसी दिक्कत हो रही है। इज सपोज टू विजिट विच ऑफ द डिपार्टमेंट इन अ हॉस्पिटल फॉर हिज चेकअप? तो उसको ऐसे कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहिए हॉस्पिटल के जहां पर वो अपना चेकअप करवा सके? तो किस में जाएगा, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की दिक्कत है, उसको पेट अपना भरा भरा भी लग रहा है और साथ में क्या है, उसको भूख भी नहीं लग रही है, तो किस डिपार्टमेंट में लेके जाएंगे, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी डिपार्टमेंट। यानी कि जो भी आपकी गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, यानी कि जो भी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप कहां लेके जाओगे, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 9th क्वेश्चन, अ पर्सन नीड्स अ किडनी ट्रांसप्लांट। एक व्यक्ति को जो है उसकी किडनी के लिए ट्रांसप्लांट करवाना है, मतलब किडनी का ट्रांसप्लांट करवाना है, अपनी उसकी जो किडनी है वो खराब हो गई होगी या तो, या हाँ मतलब खराब ही हो गई होगी, फिर क्या कर रहा है वो दूसरे किसी व्यक्ति की किडनी जो है जो कंपैटिबल होगी उसके साथ, उस किडनी को अपने में लगवाना चाहता है, ठीक है। तो वो किस डिपार्टमेंट में जाएगा इस प्रोसीजर को कंडक्ट करवाने के लिए, ठीक है। तो किस में जाएगा, जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट। तो जहां पर जनरल सर्जरीज होती हैं वहां पर जो है ये व्यक्ति जाएगा उस प्रोसीजर को करवाने के लिए, यानी कि किडनी का ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, ठीक है। तो जो भी जनरल सर्जरीज होती हैं वो आपकी जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट में होंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रेग्नेंट वुमेन इज सफरिंग फ्रॉम पेन इन हर एब्डोमिनल रीजन, ठीक है। तो एक गर्भवती महिला है, तो उन्हें क्या है, दिक्कत हो रही है एब्डोमिनल रीजन, यानी कि जो आपका ये टमी वाला जो रीजन होता है, स्टमक वाला जो रीजन होता है, यहां पर उनको कुछ पेन हो रहा है। तो विच डिपार्टमेंट शुड शी विजिट फॉर कंसल्टेशन, ठीक है। तो यानी कि उनको किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए इस संबंध में बातचीत करने के लिए, यानी कि वो दिखाने के लिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, क्योंकि गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है वो आपकी किसके लिए होता है, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए होता है, ठीक है, या जिनका बेबी होने वाला है, ठीक है। तो जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर उनसे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, उन्हें लगता है कि भाई ये दिक्कत जो है प्रेगनेंसी की वजह से हो सकती है, अगर उनको टमी में पेन हो रहा है तो हो सकता है प्रेगनेंसी की वजह से हो, तो वो जो भी पेन रिलेटेड या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो किस में जाएंगे, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम वीकनेस इज आस्क्ड फॉर हिज हीमोग्लोबिन काउंट बाय द डॉक्टर, ठीक है। तो एक कोई व्यक्ति है, उसको बड़ी थकान थकान सी लगती है, काफी टाइम हो गया है, थकान हो रही है उसको, वो सही से अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो डॉक्टर ने उसको बोला है कि भाई आप अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाओ, ठीक है, क्योंकि आपकी जो थकान है हो सकता है आपको एनीमिया हो, तो आप अपना हीमोग्लोबिन चेक करवा लो। तो विच डिपार्टमेंट शुड यू विजिट फॉर द सेम, यानी कि सेम पर्पस। तो ये जो चीज है यानी कि हीमोग्लोबिन के लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा, तो उसको जाना पड़ेगा हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में, यानी कि जैसे आप पैथोलॉजी लैब पर जाते हो वो एक तरीके का हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट भी ही होता है एक हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। तो हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या होता है, ब्लड से रिलेटेड कोई भी जो है आपका डायग्नोसिस करना है, टेस्टिंग करनी है, तो वो सारी कहाँ होंगी, आपकी हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में होंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू बॉर्न बेबी इज, चलो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं, ठीक है। 12th क्वेश्चन जो है, अ न्यू बॉर्न बेबी 15 डेज ओल्डर, ठीक है। तो एक नया जन्मा हुआ बच्चा है जो कि 15 दिन
जिसको अभी 15 दिन हुए हैं जन्म लिए हुए, इज नॉट टेकिंग प्रॉपर डाइट, तो वो जो है अपना खाना सही से नहीं खा रहा है, यानी कि दूध जो है वो सही से नहीं पी रहा है, तो विच डिपार्टमेंट मस्ट हिज या हर पेरेंट्स टेक हिम या हर फॉर कंसल्टेशन, तो उसके जो माता पिता हैं वो उसको कहाँ पर किस डिपार्टमेंट में लेके जाएंगे उस बच्चे को, वो लेके जाएंगे पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो जो भी बच्चों से रिलेटेड समस्याएं होती हैं कहाँ देखी जाती हैं, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में, किसके द्वारा, पीडियाट्रिशियन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन सडनली फॉल्स ऑन द ग्राउंड एंड लॉस्ट हिज कंट्रोल ओवर द बॉडी, तो एक किसी व्यक्ति जो था वो अचानक से जो है ग्राउंड के ऊपर गिर गया, जमीन के ऊपर गिर गया और उसने अपनी बॉडी के ऊपर से कंट्रोल पूरी तरीके से खो दिया। ठीक है, ही इज अनेबल टू मूव वन ऑफ हिज लेग्स एंड इज नॉट फीलिंग एनी काइंड ऑफ सेंसेशन इन इट, तो वो जो है अपने एक पैर से कोई भी जो है मूवमेंट नहीं कर पा रहा है और उसको अपने एक पैर में कुछ भी फील नहीं हो रहा है, अगर उसको वो टच कर रहा है तब भी फील नहीं हो रहा है, कोई दूसरा भी टच कर रहा है तो फील बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा, ना दर्द हो रहा है ना कुछ हो रहा है। ठीक है, तो विच डिपार्टमेंट इज सपोज टू विजिट फॉर हिज ट्रीटमेंट, तो उसको किस डिपार्टमेंट में ले जाया जाएगा, क्योंकि देखो अब वो अचानक से गिर गया है, उसका पैर जो है काम नहीं कर रहा, उसको कोई सेंसेशन की फीलिंग नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि उसको पैरालिसिस का अटैक आया होगा। ठीक है, तो पैरालिसिस अगर उसके एक पैर में हुआ होगा तो आप उसको किस में लेके जाओगे, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो है ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्यूमर हैज बीन डायग्नोस्ड इन द पेशेंट्स माउथ, किसी एक व्यक्ति के मुंह में जो है ट्यूमर मिला है। ठीक है, ट्यूमर यानी कि एक आप बोल सकते हो सेल्स का जो है ग्रुप होता है। ठीक है, सेल्स का एक मास जैसा इकट्ठा बन जाता है, तो वो जो है एक पेशेंट के मुंह में मिला है। ठीक है, डायग्नोस किया गया है, तो विच डिपार्टमेंट वुड यू सजेस्ट फॉर हिज ट्रीटमेंट, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आप उसको किस डिपार्टमेंट में लेके जाएंगे, तो आप लेके जाएंगे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में, क्योंकि ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में वो सारी दिक्कतें देखी जाती हैं जो कि ट्यूमर से रिलेटेड हो या फिर कैंसर से रिलेटेड हो। ठीक है, क्योंकि वो जो ट्यूमर है वो कैंसर भी बन सकता है और सिर्फ ट्यूमर भी हो सकता है, क्योंकि ट्यूमर जो है दो तरीके के होते हैं, एक होता है गुड ट्यूमर, एक होता है बैड ट्यूमर। ठीक है, तो गुड ट्यूमर जो है वो हमको हानि नहीं पहुंचाते, लेकिन बैड ट्यूमर जो है वो हानि पहुंचाते हैं और उन्हें हम कैंसर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉय इज अनेबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स प्रॉपरली, एक कोई लड़का है वो दूर की जो चीजें हैं वो ठीक ढंग से नहीं देख पाता है, एंड फील सम प्रॉब्लम्स इन हिज आईज, और उसको लगता है कि उसकी आंखों में जो है कुछ दिक्कत है जिस वजह से जो है वो दूर की चीजों को नहीं देख पा रहा है साफ साफ। ठीक है, तो विच डिपार्टमेंट इन अ हॉस्पिटल मस्ट ही विजिट फॉर हिज आई चेकअप, तो वो जो लड़का है वो किस डिपार्टमेंट में जाएगा हॉस्पिटल के जहां पे वो अपने आंखों का जो है चेकअप करवा सके। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में आपकी आई से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स का चेकअप किया जाता है और जो भी उनका ट्रीटमेंट होता है वो कहाँ होता है, ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में। ठीक है, 16 क्वेश्चन है, अ बॉय वाइल प्लेइंग क्रिकेट फेल ऑन द ग्राउंड एंड हैज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, तो एक कोई लड़का था वो क्रिकेट खेल रहा था, वो अचानक से क्या हुआ, किसी चीज से टकरा के ग्राउंड पर गिर गया। अब गिरने के बाद क्या हुआ, ऐसा लग रहा है क्योंकि उसको दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि उसको जो है बोन में फ्रैक्चर हुआ होगा। ठीक है, अगर ऐसा लग रहा है तो विच डिपार्टमेंट शुड ही विजिट फॉर दिस ट्रीटमेंट, तो उसको किस डिपार्टमेंट में ये चीज को दिखाने के लिए जाना चाहिए या फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में आपकी जितनी भी हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, यानी कि हड्डियों में पेन है, जॉइंट्स में पेन है, ठीक है, लिगामेंट्स में पेन है, टेंडन्स में पेन है, या फिर कोई फ्रैक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप कहां पर जाओगे, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 17 क्वेश्चन, अ पर्सन स्टार्टेड फीलिंग सम शार्प पेन इन हिज लेफ्ट एब्डोमेन। ठीक है, एक कोई व्यक्ति है उसको अचानक से जो है एक तीखा सा जो है चुभने वाला जो दर्द है वो अपने लेफ्ट साइड में हो रहा है, लेफ्ट एब्डोमेन यानी कि जो आपका नीचे का हिस्सा होता है। ठीक है, लंग्स के जो नीचे का हिस्सा होता है वो एब्डोमेन होता है, तो उसमें लेफ्ट साइड में जो है जिधर आपकी किडनीज होती हैं उस साइड में उसको पेन हो रहा है। ठीक है, कैसा पेन है, चुभने वाला पेन है। ऑल्सो ही इज फीलिंग सम बर्निंग सेंसेशन वाइल यूरिनेटिंग, तो जब वो यूरिनेशन के लिए जा रहा है, ठीक है, तो तब क्या हो रहा है, उसको यूरिन में बर्निंग सेंसेशन भी हो रहा है, यानी कि बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलन हो रही है उसे यूरिन में। ठीक है, द सिम्टम्स सजेस्ट फॉर किडनी स्टोन, तो ये जो सिम्टम्स हैं ये ऐसा लग रहा है कि सिम्टम्स किसके हो सकते हैं, किडनी के स्टोन के हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किडनी में कई बार क्या हो जाते हैं, स्टोन हो जाते हैं, जब हम पानी जो है कम पीते हैं तो जो है क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो विच डिपार्टमेंट
शुड ही विजिट फॉर द चेकअप। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए और जो इसका ट्रीटमेंट है उसको दिखाने के लिए जो है वो कहाँ पर जाएगा, वो जो व्यक्ति है किस डिपार्टमेंट में जाएगा, तो वो जाएगा यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो किडनी से यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी दिक्कतें होंगी उनको उनका चेकअप कहाँ पर कराओगे आप, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में कराओगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन ऑलवेज फाउंड इन स्ट्रेस बाय हिज नेबर्स। एक कोई व्यक्ति है तो उसके जो पड़ोसी है वो हमेशा उसको किस में देखते हैं, स्ट्रेस में देखते हैं, यानी कि हमेशा वो प्रेशर में रहता है, ऐसा लगता है वो हमेशा सिर्फ जो है चिंता से भरा हुआ लगता है वो व्यक्ति, उसके पड़ोसी जो है उसको हमेशा इसी हालत में देखते हैं। अटेम्प्टेड सम सुसाइडल प्रोसीजर्स, और उसने जो है सुसाइड करने की जो है कोशिश करी है। ठीक है, उसने अपनी जान लेने की जो है कोशिश करी है, जो व्यक्ति काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहता था और जो उसके पड़ोसी उसको रोज स्ट्रेस में ही देखते थे। तो विच डिपार्टमेंट इन अ हॉस्पिटल वुड यू सजेस्ट फॉर हिज एक्टिव रिकवरी। तो आप किस डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल के उसकी एक्टिव रिकवरी के लिए आप उसको जाने की सलाह दोगे या आप उसको लेकर जाओगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा साइकेट्री डिपार्टमेंट, यानी कि जो भी आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनका जो ट्रीटमेंट होगा कहाँ पर होगा, साइकेट्री डिपार्टमेंट। या किसी को स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, हमेशा चिंता से भरा हुआ रहता है, वो चिंता ही करता रहता है, बहुत ज़्यादा करता है, सोचता रहता है, ठीक है, सही से बात नहीं करता है, खाना नहीं खाता है, तो इस तरीके की जो भी दिक्कतें हैं वो किस में आपकी देखी जाएंगी, साइकेट्री डिपार्टमेंट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम सीजनल कफ एंड कोल्ड विच डिपार्टमेंट इन अ हॉस्पिटल शुड ही विजिट फॉर चेकअप। तो एक व्यक्ति को जो है सीजनल चेंज जैसे आता है, जब सर्दी से गर्मी की तरफ बढ़ते हैं हम, या गर्मी से सर्दी की तरफ बढ़ते हैं, जब मौसम बदलता है तो उस टाइम क्या होता है, सभी को क्या होता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। तो उसी तरीके का जो है सर्दी जुकाम इस पेशेंट को भी हुआ है। तो ये जो पेशेंट है किस डिपार्टमेंट में जाएगा हॉस्पिटल के अपना चेकअप कराने के लिए, जाएगा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, या जिसे हम ओपीडी भी बोलते हैं। ठीक है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आपके जनरल फिजिशियंस होते हैं। यहाँ पर आपको क्या होता है कि आपको अगर कोई भी गंभीर समस्या नहीं है या गंभीर समस्या भी है तो वो अगर देखेंगे कि भाई इनको इस डिपार्टमेंट की आगे जरूरत है, आपको मान लो हड्डी से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो आपको फिर वो लोग कहाँ भेज देते हैं, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में। अगर उन्हें लगता है कि भाई ऐसी कोई समस्या नहीं है, मतलब ऐसी कोई गंभीर समस्या नहीं है, वो जो समस्या आपकी है वो सिर्फ दवाइयों से ठीक हो जाएगी, जो वो दवाई देंगे, तो वो आप कहाँ जाओगे उनको दिखाने के लिए, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के बारे में ये भी बता दूं, आउट पेशेंट का मतलब होता है कि जो व्यक्ति है वो आया, उसने अपना मतलब जो भी चेकअप कराया, चेकअप कराने के बाद जो है अपनी दवाइयां लेकर चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हैज बीन बर्न्ड इन फायर एक्सीडेंट। तो कोई जो है फायर वाला एक्सीडेंट हुआ, यानी कि हो सकता है दिवाली वगैरह पे हुआ हो, आग वाग लग गई कहीं पर, तो उस एक्सीडेंट में जो है कोई जो व्यक्ति था उसका हाथ वगैरह जल गया है या वो जल गया है उस आग में, तो विच डिपार्टमेंट मस्ट ही बी सेंड फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो उसको किस डिपार्टमेंट में भेजा जाना चाहिए, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इन पेशेंट डिपार्टमेंट क्यों, क्योंकि भाई उसको भर्ती करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी ऐसा लगता है कि भाई उस बंदे को भर्ती करना पड़ेगा और उसकी जो भी प्रोग्रेस हो रही है वो हमको देखनी पड़ेगी, तो जो है आप किस में भेजोगे उनको, इन पेशेंट डिपार्टमेंट में। ठीक है, वैसे ये केस इमरजेंसी का भी हो सकता है, अगर इमरजेंसी डिपार्टमेंट होगा तो आप उसको भी आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन नीड्स रिहेबिलिटेशन थेरेपी आफ्टर इज ट्रीटमेंट फॉर एन एक्सीडेंट। तो किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था तो उसका ट्रीटमेंट जो है पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी जो है उसको चलने फिरने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, वो ठीक ठाक जैसे पहले वो चलता था दौड़ता था उस तरीके से नहीं चल पा रहा है, दौड़ पा रहा है, तो आप जो है उसको किस डिपार्टमेंट में थेरेपी के लिए लेकर जाओगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में क्या होता है, आपका रिहेबिलिटेशन होता है, यानी कि आपको पहले जैसा कर देना। अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है जिसमें आप जो है पहले की तरह उसके बाद अपना काम वाम नहीं कर पा रहे हो, आपका ट्रीटमेंट भी पूरा हो चुका है, तो अगर आप पहले जैसा चल नहीं पा रहे हो, दौड़ नहीं पा रहे हो, सारे अपने काम नहीं कर पा रहे हो, तो आपको किस चीज की जरूरत है, फिजियोथेरेपी की। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर हमने टोटल 21 क्वेश्चंस कर लिए हैं और आपके चारों टॉपिक का रिविजन भी हो गया है। ठीक है, और फिजिक्स की वीडियो जो है वो आपकी 4 बजे तक आ जाएगी, और इंग्लिश की जो वीडियो है वो मैं कल अपलोड कर दूंगा। ओके, तो यहीं पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे, ये मैंने खुद ही बनाए थे। ठीक है, और
अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।